मैं राजन और आप जुड़ चुके हैं अतुल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन के बारे में, स्पेशल टॉपिक के बारे में, जो आपके आगामी 2022 का जो बिहार बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिया जाएगा जो कि आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके 26 तारीख तक आपको ये सॉल्व करके हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप, इस टेलीग्राम नंबर या व्हाट्सएप नंबर पे यहाँ पे आपको क्या करना है, जुड़ जाना है। ये क्वेश्चन आपको जो भी हम आज बताएंगे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा भी टेलीग्राम चैनल पे। हमारे अतुल इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल है जहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये वहां पे अवेलेबल करा दिया जाएगा ये पीडीएफ। क्लियर? तो आज हम लोग समझते हैं, देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए एग्जाम देने के लिए। एग्जाम देने से पहले कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। पूरे सिलेबस की अगर बात करते हैं तो उसमें एक एक चैप्टर का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके सामने। तो देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट गेस्ट टॉपिक जो होगा वो आपको लेकर के आया है स्पेशली बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला चैप्टर अगर देखें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। इसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की अगर बात करते हैं तो इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए जो हमने गेस करा है वो है रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन आप ध्यान रख सकते हैं, और उसके टाइप बोले तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसका डेफिनेशन ध्यान रखिएगा। फिर आप डेफिनेशन छोटा छोटा 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है बाइनरी फिजन, बर्डिंग, कॉनिडिया, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्लियर? ये आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, मतलब आप ये एनसीईआरटी का टॉपिक है जिसमें मेनली सेक्स ऑर्गन के प्रेजेंस के आधार पे ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं एनिमल्स के। ठीक है, और अगर देखा जाए तो प्लांट्स के और कुछ थैलोइड ऑर्गेनिज्म हैं उनके। क्लियर? उनके बारे में। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट, अगर देखें तो आपको ध्यान में रखना है डेफिनेशन फर्टिलाइजेशन और उसके टाइप्स के बारे में, जो एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन आप पढ़े हैं उसको ध्यान में रख सकते हैं। फिर डेफिनेशन आपको देना होगा ओविपेरस और विविपेरस ऑर्गेनिज्म का, एग्जांपल के साथ ध्यान रखिएगा। और इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक जो आप ध्यान रख सकते हैं वो है पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है ना? तो ये आपको फर्स्ट चैप्टर से ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया गया है जो बिहार बोर्ड के रिगार्डिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो चैप्टर है जहां आप ध्यान रख सकते हैं इस चैप्टर में ये कौन कौन सा टॉपिक है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखिएगा, ध्यान देंगे। दूसरे चैप्टर में आपको ध्यान रखना है फ्लावर का स्ट्रक्चर और उसका एक्सप्लेनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन हाँ चैप्टर का शुरुआत होता है इसलिए आप इसको ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि चैप्टर इसी पे बना हुआ है। डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, पॉलन ग्रेन का तो एकदम पक्का पढ़ के ही जाएंगे। क्लियर? पॉलन एलर्जी पढ़ सकते हैं आप, पॉलन वियाबिलिटी पढ़ सकते हैं या इसको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हाँ पॉलन ग्रेन जरूर पढ़िएगा। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़िएगा जरूर। मेगा इसमें ऐड नहीं किया गया है क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हाँ उसके जगह पे आप 5 नंबर वाले में 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर ध्यान में रख सकते हैं जो एम्ब्रियो सैक का होता है। ठीक है ना, जिसको हम लोग मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। तो ये आप 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, उसके साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पॉलिनेशन, पॉलिनेशन और उसके टाइप और उसके एजेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ये आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन बेस्ड, याद रखेंगे इमैस्कुलेशन, बैगिंग क्या होता है। ठीक है ना, उसके बाद पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन भी आप ध्यान में रखेंगे। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन तो एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना ही है। ठीक है ना, ये 5 नंबर में आ सकता है, आपको डायग्राम के साथ बनाना है। डेफिनेशन आप एंडोस्पर्म पढ़ सकते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन इसका। ठीक है ना, एंडोस्पर्म का। पेरिस्पर्म 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है। एपोमिक्सिस ये थोड़ा सा पूछा जा सकता है लेकिन हाँ नहीं भी पूछा जा सकता है। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको एंडोस्पर्म हुआ। ठीक है ना, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हो गया, पॉलन ग्रेन हो गया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया। ठीक है, ये सब टॉपिक यहां से आप कर सकते हैं। पॉलिनेशन भी हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर 3 की। अगर बात करें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ध्यान में रखना ही चाहिए। देखिए ये जो भी टॉपिक दिया गया है एकदम ध्यान में रखते हुए दिया गया है कि 2022 में क्या संभावना है किस क्वेश्चन का पूछने का। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। तो इसलिए आप अगर इसको कवर कर लेते हैं
तो ऑब्वियस बात है कि आप लगभग 70 to 80-90% तो ऐसे ही आपको इसी में से रहेगा, एग्जैक्ट 100% भी हो सकता है। क्लियर? तो ये एकदम आप करके ही जाएंगे एग्जाम से पहले। और अगर आप इसको पहले हमको अगर इसका पीडीएफ अगर बनाते हैं आप और वो शेयर करेंगे 26 तारीख तक में, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर ले हैं, उसी के लिए गिव अवे रखे हुए हैं कि जो बच्चे का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, वो अगर जो भी स्ट्रीम हो मैथ या बायो का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी किया गया था आपको पिछले वीडियो में, जहां पे बताया गया कि कैसे आपको सॉल्व करना है। और जिनका सबसे पहले आएगा 26 तारीख तक में, उनको एक तरह से 28 तारीख के उसका हम लोग 28 तारीख को उसका अनाउंसमेंट करेंगे कि किनको ये गिफ्ट दिया जाएगा, गिव अवे दिया जाएगा। क्लियर? तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे चैप्टर के बारे में। तीसरे चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें हम लोग देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा क्या कि इसमें से बीच में से भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है ना। सीमेन को डिफाइन करके ध्यान में रखेंगे, ओवरी का स्ट्रक्चर विथ एक्सप्लेनेशन याद रखिएगा, गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहां से अगर देखें मेंस्ट्रुअल साइकिल इंपॉर्टेंट है। क्लियर? फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते हैं, जिसको कार्टिकल रिएक्शन में ही आता है ये, जहां पे मेल फीमेल गैमेट कैसे फ्यूज करते हैं, इसके बारे में ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला 32 सेल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो को हम लोग कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा स्ट्रक्चर के साथ। डेफिनेशन आप एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का रख सकते हैं, प्लासेंटा क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, गेस्टेशन पीरियड ये आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है पार्चुरेशन और लैक्टेशन, तो यहाँ लैक्टेशन ध्यान में रख सकते हैं, यहां से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, अम्बिलिकल कॉर्ड याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तीसरे चैप्टर से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चौथे चैप्टर पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे चौथा चैप्टर तो पूरा होल चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन चलिए फिर भी इसमें हम आपको बता दे रहे हैं कि आप ध्यान में रख सकते हैं। तो चौथे चैप्टर से अगर देखें तो डेफिनेशन एम्नियोसेंटेसिस टेक्निक क्या होता है, इसको ध्यान में रख सकते हैं। इक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है ना, अगर ये फैलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी होता है उसी को इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ये 2 नंबर के लिए डेफिनेशन ध्यान में रखिएगा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल मेथड्स, ये जितने भी बर्थ कंट्रोल मेथड्स थे जैसे आईयूसीडी, सहेली, सर्जिकल मेथड, उस जितने भी 7 बर्थ कंट्रोल मेथड है जिसमें से 3 ही हम आपको दिए हैं, इस तीनों को पॉइंट बाय पॉइंट याद कर लीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये भी आप पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, डेफिनेशन बेस्ट पढ़िएगा एकदम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी, ठीक है ना, इनफर्टिलिटी जो है उसको पढ़ना है। और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एकदम इंपॉर्टेंट है, ये पढ़िएगा ही पढ़िएगा। क्लियर? चलिए, तो ये डेफिनेशन है और इसका कैसे इनफर्टिलिटी को ठीक किया जाता है उसके बारे में है यहाँ पे, जिसको टेस्टिव बेबी के नाम से आप लोग जानते हैं वही है। तो इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी आपको सिलेक्टेड चीज बता दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 5वें चैप्टर, जो कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन कहलाता है। और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें जनरली हम लोग देखें तो मेंडलिज्म तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। सेलेक्ट क्यों किए मेंडल पी प्लांट को ही, इसके बारे में जानना है। मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, तो डोमिनेंस, ठीक है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सब आपको ध्यान में रखना है। टेस्ट क्रॉस पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद डिफाइन करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एग्जांपल के साथ, इसको आप कर लीजिएगा। यहां से आपको मेंडलिज्म और उसके जस्ट आगे वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ डेफिनेशंस आपको इसमें याद रखना है, जैसे मल्टीपल अलील, लीथल जीन, प्लियोट्रोपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बहुत डेप्थ में ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड पढ़ना है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ह्यूमन मेल के अंदर कौन सा सेक्स ऑर्गन होता है, एक तरह से देखा जाए कौन सा सेक्स क्रोमोसोम होता है, ये जानना है। बर्ड्स के अंदर कैसे होता है, हनी बी में कैसे एक तरह से सेक्स डिटरमाइंड होता है, उसके बारे में जानना है। लिंकेज थ्योरी और रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, ये कुछ टॉपिक है जिनका डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ये आप पढ़े तो बहुत डेप्थ में भी है, लेकिन सिर्फ डेफिनेशन यहाँ डिफाइन किया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर, तो आपको पूरा डेप्थ में ही पढ़ना होगा। कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल अनीमिया, हीमोफीलिया, ठीक है ना। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये पूरा इंपॉर्टेंट है।
तो इसलिए इस यहाँ पे कुछ लिखे नहीं है, सीधा सीधा लिखा है मेंडेलियन और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, पूरा पढ़ना है। क्लियर बाबू? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो अब आपको आगे पढ़ना है और नेक्स्ट छठे चैप्टर पे अगर आते हैं तो इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो जनरली मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है और इसमें हम लोग डीएनए के बारे में, एकदम इंपॉर्टेंट, डीएनए पूछा ही जाता है, पूछेगा ही। क्लियर? तो इसको ध्यान में रखिएगा। इरविन चारगॉफ रूल से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ला सकता है, ठीक है ना, ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट सेंट्रल डोगमा, इसी में हम पूरा बता दिए हैं, सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड, ठीक है ना, आप याद रखेंगे, डेफिनेशन बेस्ड पढ़िएगा, ठीक है। डीएनए एप्लीकेशन पढ़ेंगे, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है डीएनए से आरएनए, और आरएनए से फिर प्रोटीन कैसे बनता है, ट्रांसलेशन कहलाता है, ये भी प्रोसेस पढ़िएगा अच्छे से। क्लियर? आगे है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ना है आपको और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का ही ये पार्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्लियर? तो ये जब भी पूछा जाएगा 5 नंबर में पूछा जाएगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एडवांटेज भी पूछा जा सकता है, फ्यूचर चैलेंज भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे किसका, तो अनट्रांसलेटेड रीजन, यूटीआर रीजन एमआरएनए में होता है, उसको पढ़िएगा और लैक ऑफ ग्राउंड का डेफिनेशन पढ़िएगा, और ट्रांसपोजोन्स, जंपिंग जीन, इसको हम लोग बोलते हैं, ये पढ़ना है। क्लियर? एक्सॉन इंट्रॉन अगर आपको थोड़ा सा अगर लगे तो एक्सॉन इंट्रॉन भी पढ़ सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 7वें चैप्टर पे अगर देखें हम लोग 7वें चैप्टर में तो इवोल्यूशन के बारे में जानना है, और इवोल्यूशन में अगर देखें तो हम लोग को जानना है कि मिलर्स एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर डेफिनेशन पढ़ेंगे, होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है ना, नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन का डार्विनिज्म थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जर्म प्लाज्म थ्योरी, ठीक है ना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, हार्डे-विनबर्ग प्रिंसिपल, फाउंडर्स इफेक्ट, ये सब डेफिनेशन बेस्ड चैप्टर में जाइएगा तो बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन आप सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड पढ़िएगा। जो डेफिनेशन शुरुआत का होता है, मतलब मोटा मोटी बात क्या कहना चाह रहा है वो पढ़ेंगे। क्लियर? ह्यूमन इवोल्यूशन ये पढ़ के जाएंगे। क्लियर? ह्यूमन इवोल्यूशन क्या है, क्लियर, कैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है, ये पढ़ना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में अगर देखें तो इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, तो एक तो कॉमन ह्यूमन डिजीज, जो भी 6-7 कॉमन ह्यूमन डिजीज है उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कॉजेटिव एजेंट क्या है वो ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव यहां से पूछा जा सकता है आपसे, खूब अच्छा ऑब्जेक्टिव बनता है, तो इसलिए यहां से आप ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन ध्यान में रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन बेस्ड स्टडी करना है आपको। एंटीजन क्या है, इम्यूनिटी क्या होता है, ऑटो इम्यूनिटी, एलर्जी क्या है, उसके बाद वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन भी पढ़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट अगर देखा जाए तो एड्स थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा, उसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। कैंसर पढ़ेंगे और प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्मोकिंग और उसका प्रिवेंशन। फिर उसके बाद ड्रग एडिक्ट क्या होता है, ड्रग एडिक्शन क्या होता है और उसका प्रिवेंशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। विड्रॉल सिंड्रोम पढ़ना है आपको डेफिनेशन बेस्ड। क्लियर? ये सारा कुछ डेफिनेशन बेस्ड ही पढ़ना होता है। क्लियर? चलिए ये छोटा छोटा टॉपिक सब है, सिर्फ एड्स एक लंबा टॉपिक है, कैंसर लंबा टॉपिक है, जिसमें आपको ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना भी चाहिए, ठीक है ना। ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे, एड्स के बारे में पूछेगा, कैंसर तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं तो स्ट्रेटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ये चैप्टर एक तरह से थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके सामने लाया गया है, जैसे इन ब्रीडिंग क्या होता है, आउट ब्रीडिंग क्या होता है, आउट क्रॉसिंग क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ये इसमें से एकदम पक्का एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। क्लियर? इसमें से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा 2 नंबर वाले में। मोएट, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, बायोफोर्टिफिकेशन एकदम रहेगा। सिंगल सेल प्रोटीन नहीं तो बायोफोर्टिफिकेशन, इस दोनों में से कोई एक रहेगा। टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपगेशन, इस दोनों में से कोई एक रहेगा। क्लियर? तो हम कहेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डेफिनेशन बेस्ड है, 2 नंबर वाले में पूछा जा सकता है। प्लांट ब्रीडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ रेसिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट या डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट कैसे हम लोग बनाते हैं उसके बारे में यहां बताया गया है। ये 5 नंबर वाले के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, कि प्लांट ब्रीडिंग में कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं उसके बारे में। क्लियर? तो इसको पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें तो ये 10वां चैप्टर आपके सामने है, और ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर।
इसमें जो है जनरली हम लोग को सीवेज ट्रीटमेंट अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए ब्रीवर्स और बेकर्स ईस्ट जो है हाउस होल्ड प्रोडक्ट में वो ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन वो हम चूंकि ऑब्जेक्टिव बता नहीं रहे हैं इसलिए यहाँ पे नहीं लाए हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस कैसे होता है ये पढ़ना है। बायो फर्टिलाइजर्स कैसे बनते हैं उसके बारे में पढ़ना है। डेफिनेशन बेस्ड स्टडी करना है। फ्लॉक्स क्या है, ठीक है ना। इक्टोमाइकोराइजा क्या होता है, इंडोमाइकोराइजा क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। ये कंप्लीट होगा 10 चैप्टर। अब 11 नंबर बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग आ जाते हैं और बायोटेक्नोलॉजी उसके एप्लीकेशन में आ जाते हैं। तो ये आपको अगर देखें तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम पढ़ना है बहुत अच्छे तरीका से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इसी में होता है, इसीलिए हम नहीं लिखे हैं इसमें। क्लियर, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। नेक्स्ट उसके बाद प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर 5 नंबर और 2 नंबर दोनों में आता है। अगर पीसीआर 5 नंबर में आता है तो पूरा प्रोसेस बताना होगा, 2 नंबर में आता है तो सिर्फ आपको डेफिनेशन बेस्ड स्टडी करके आंसर करके छोड़ देना है। नेक्स्ट है बायोरिएक्टर, ये 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। बायोरिएक्टर इसमें 2 तरह का बायोरिएक्टर होता है, ठीक है ना, जिसमें आपको स्टाइलिंग टाइप ध्यान में रखना है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग ये 2 नंबर में पूछा जाएगा। क्लियर, तो ये आपको बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल प्रोसेस से हो गया। और इसके एप्लीकेशन पे बेस्ड इसी का एप्लीकेशन होता है जिसमें एडवांटेज आपको जीएमसी जीएमपी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट के बारे में यहाँ पे पढ़ लेना है। उसका क्या एडवांटेज है, जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो होगा उसका क्या एडवांटेज है उसके बारे में पढ़ना है। जैसे बनाया गया बीटी कॉटन उसके बारे में पढ़ना है। इंसुलिन, आर्टिफिशियल इंसुलिन उसके बारे में पढ़ना है। जीन थेरेपी इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद डेफिनेशन बेस्ड स्टडी आपको करना है इथिकल इश्यूज का, बायो पेटेंट का और बायो पायरेसी का। क्लियर, तो इस तरह से ये बायोटेक्नोलॉजी खत्म। अब इकोलॉजी आता है और इकोलॉजी में 4 चैप्टर है जिसमें 13th नंबर का चैप्टर आपके सामने आ चुका है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसमें आपको डेफिनेशन बेस्ड स्टडी करना है, जितने भी टॉपिक है सब डेफिनेशन बेस्ड। थ्योरेटिकल चैप्टर है यूरी हेलाइन क्या होता है, स्टीनो हेलाइन, पोकिलोथर्म और होम्योथर्म क्या होता है। स्पीशीज का डेफिनेशन आप ध्यान में रख सकते हैं, ऐसे भी ध्यान में होगा ही। पॉपुलेशन ध्यान में होगा ही। माइग्रेशन क्या होता है उसको ध्यान में रखना है। एलेंस रूल ये आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर, नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन रिलीज क्या होता है इसको ध्यान में रखना है। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको ध्यान में रखना है। रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या होता है इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सॉइल और सॉइल ऑर्गेनिक मैटर ये आपको ध्यान में रखना है, मतलब इसमें ह्यूमस वगैरह के बारे में आएगा, डफ के बारे में आएगा, लीटर के बारे में आएगा। एकदम डायरेक्ट यही पूछ देता है ह्यूमस क्या है, ये ह्यूमस ही डायरेक्ट पूछ देगा। तो कहने का मतलब सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो कि दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन उस दोनों को अच्छे से पढ़िएगा, वो एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 14th नंबर का चैप्टर आपके सामने है। और इकोसिस्टम अगर देखें तो इकोसिस्टम में क्या पढ़ना है, एकदम डेफिनेशन बेस्ड स्टडी करना है पूरा चैप्टर, ठीक है ना। प्रोडक्टिविटी क्या होता है उसको पढ़ना है। डिकम्पोजिशन क्या होता है 5 स्टेप में दिया हुआ है, ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है, ये पढ़ लीजिएगा। एनर्जी फ्लो ये आपको 2 नंबर में भी और 5 नंबर में दोनों में इंपॉर्टेंट है। फूड चेन 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है। फूड वेब 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है। स्टैंडिंग क्रॉप 2 नंबर। इकोलॉजिकल पिरामिड ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है। पूरा का आपको बायोमास का जितने भी पैरामीटर है, चाहे वो बायोमास का हो, चाहे वो फिर आपको एनर्जी फ्लो का हो, चाहे वो नंबर का हो, तीनों पैरामीटर अगर पूछ देता है तो ये 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आपसे 2 नंबर में पूछता है तो सीधा सीधा पिरामिड क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यही डिफाइन करके छोड़ देना है। इकोलॉजिकल सक्सेशन अभी तक तो सिर्फ 2 नंबर में पूछा गया है, जो कि आपको 2 नंबर के लिए ही आगे भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि थ्योरेटिकल बेस्ड होता है, इसको आपको पढ़ना है। और इसमें हाइड्रोसेरे लिथोसेरे क्या होता है वो पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट साइकिल, कार्बन साइकिल, इसमें आपको ध्यान में रखना है। 2 ही साइकिल न्यूट्रिएंट साइकिल में पढ़ना है आपको, एक तो कार्बन और एक फास्फोरस, जिसमें कार्बन ध्यान में रखेंगे। क्लियर, ऐसे तो ये पूछने का चांस बहुत कम है, लेकिन चलिए आपको बता दिया गया है, इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि बायोडायवर्सिटी क्या है,
तो उस पे आपको क्वेश्चन ही दे दिए हैं, व्हाट इज बायोडायवर्सिटी, यही पूछेगा, ठीक है ना। ये भी पूछा जाता है कि क्या कारण है कि बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहे हैं, ये आपको 4 स्टेप में बताया गया है, ये आपको 5 नंबर में पूछेगा, ये एकदम ध्यान में रखना, रीजन ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस, क्लियर। नेक्स्ट है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, इसमें भी 3-4 प्रोसेस है जिसके द्वारा कंजर्व किया जाता है एनिमल या प्लांट्स को। उसमें से 2 इंपॉर्टेंट हम आपको यहां लिख दिए हैं, एक इन सिटू कंजर्वेशन और एक इन सिटू कंजर्वेशन, ये एकदम रहेगा ये क्वेश्चन, इस दोनों में से कोई एक। डेफिनेशन बेस्ड स्टडी करना है आपको, हॉटस्पॉट क्या होता है, कितने प्रकार का हॉटस्पॉट है, ये डायरेक्ट पूछता है ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। रेड डाटा बुक क्या है, तो इंडेंजर्ड स्पीसीज उनका लिस्ट रहता है, उसी के बारे में है। इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन बेस्ड स्टडी कर लेंगे, क्लियर। तो ये 15 नंबर चैप्टर खत्म। अब जो है लास्ट चैप्टर आपके सामने है और वो चैप्टर है एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज की अगर बात कर लेते हैं तो कितने एनवायरमेंट के जो कंप्लेंट है, तो हम कहेंगे एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, ये सब आपको थोड़ा सा, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एयर पॉल्यूशन क्या है, वाटर पॉल्यूशन क्या है, वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्लियर, या ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट ओजोन डिप्लीशन एंड इन स्ट्रेटोस्फेयर, कैसे ओजोन डिप्लीट हो रहा है, क्यों हो रहे हैं, ये सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है डेफिनेशन बेस्ड स्टडी, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये आपको पढ़ना होता है। बायोमैग्निफिकेशन 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट, यूट्रॉपिकेशन 2 नंबर के लिए सब डेफिनेशन, जूम कल्टीवेशन ऑब्जेक्टिव प्लस 2 नंबर, और डिफॉरेस्टेशन, ये सब डेफिनेशन बेस्ड है, अगर आप पढ़े हैं तो ये सब ऐसे ही लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, ये बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, क्लियर। तो ये चैप्टर हो गया है खत्म। चलिए आने वाले एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट, ठीक है ना। रही बात जो भी आपको बताया गया है, सभी सब्जेक्ट में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया गया है उसको अच्छे से आप करेंगे, अगर ईमानदारी पूर्वक करते हैं तो आपका ऑब्वियस है कि 110% हम लोग दावे के साथ कर सकते हैं कि आपको 80%, 90% यहीं से आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन होगा जो टॉपिक बताया गया है, बशर्ते कि आपको 100% अपना देना होगा, और जब अपना 100% दीजिएगा तो 100% अच्छा ही होगा, क्लियर। अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है इन सारे टॉपिक को कवर करने का, आप कर सकते हैं, क्लियर। रही बात, अगर आप ये पीडीएफ इसका आप बनाएंगे, आप सॉल्यूशन बनाते हैं, अभी 2-3 दिन का समय है आपके पास, 26 तारीख तक आप इसका सॉल्यूशन बना करके उसका अच्छे से पीडीएफ बनाएंगे। सारे सब्जेक्ट में अगर आपका पीसीएमबी है तो भी आप सारे सब्जेक्ट का बनाएंगे, और हमारे अभी जो बताया गया है आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्या करना है, फॉरवर्ड करना है उधर से। 26 तारीख तक अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको नीट या जेई का क्वेश्चन बैंक आपके एड्रेस पे आपको कांटेक्ट किया जाएगा आपसे, ठीक है ना। उस कांटेक्ट करने के बाद आपसे एड्रेस लिया जाएगा, उस एड्रेस पे नीट या जेई का इधर से हम लोग कुरियर कर देंगे, जो आपके आने वाले फर्दर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्लियर। तो रही बात, आप पढ़ते रहिए और आगे अच्छा करिए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, और आज के लिए इतना ही। रही बात क्या कि आपको करना क्या है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ताकि अपने दोस्तों में इसको फैलाए, ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज लोगों को मिल सके, ठीक है ना, जो आपके ग्रुप के हैं, क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, जहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए ओके, थैंक यू।